हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल करियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, जिसका एग्जाम डेट ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। अगर आप रेलवे भुवनेश्वर, जो आरआरबी भुवनेश्वर है, उसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको रिक्रूटमेंट कॉलम में इस तरीके से एक ऑफिशियल नोटिस दिखाई देगा, जिसमें आपका लेवल 1 पोस्ट के लिए जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। ये आपका एग्जाम डेट जो है वो 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपका शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पर आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट तो जारी कर दिया गया है। अब मेन बात आती है, आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं। इन कम दिनों में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि काफी लोग अभी तक डाउट में थे कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में क्या होगा, एग्जाम डेट आगे पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में कई सारे लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है आगे एग्जाम डेट आपका पोस्टपोन हो जाए। बट मैंने पहले भी कहा था कि रेलवे को कोर्ट केस का इतना कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना शेड्यूल से चलता रहता है। आपका एग्जाम उसी टाइम पर होगा, जो कि आपका भुवनेश्वर जोन ने एग्जाम शेड्यूल जारी भी कर दिया है। आगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इसमें आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका सिलेबस क्या है, जो कि सब लोगों को पता होगा। देखिए, ये वही नोटिस है जो कि आपका भुवनेश्वर जोन ने जारी किया है। 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है, उस सिलेबस में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का रहता है। इसमें जो आपको टाइमिंग दी जाती है वो टोटल 90 मिनट का टाइमिंग रहता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। लेकिन मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, पिछले एग्जाम को देखते हुए वो आपका एनटीपीसी से भी टफ कभी-कभी लगता है। इसमें आपको 1.5 घंटे भी टाइम कम पड़ जाता है। आपको सबसे पहली चीज, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपका जो टाइमिंग बहुत अच्छा है, आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाते हैं, तो आप ये एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर कोई चीज मायने रखेगी तो वो आपकी टाइमिंग, आपका प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ रीजनिंग में जितना ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम टाइम लेंगे, उतना आपके लिए ये एग्जाम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है मैथ और रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, इसमें जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस, अगर हम जनरल साइंस की बात करें, जो आपका साइंस है, अभी तक क्या होता था कि एग्जाम्स में साइंस के जो क्वेश्चन आते थे वो वन लाइनर टाइप के आते थे, कि आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको सिलेक्ट कर देना है कौन सा सही ऑप्शन है। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन रहता था। लेकिन जो पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था। क्या किया गया था, जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो वनडे एग्जाम नहीं होते, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, पीपीएससी वगैरह हो गया, इस टाइप से इसमें ऑप्शनल एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन रख दिए। अब 3 में से नीचे ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है। इस तरीके से विकल्प बना के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मतलब कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, उस टॉपिक की डिटेल में नॉलेज है, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उस क्वेश्चन में आपका एक ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी, उसके बाद अलग से आपके ऑप्शन दे दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन में लिख दिया गया ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन में लिख दिया गया सॉरी बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन में लिख दिया गया सी और डी सही है, फोर्थ में लिख दिया गया ए बी सी डी तीनों सही है, चारों सही है। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा डिटेल कंसेप्चुअल नॉलेज होगा। तो इस तरीके से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ना है, तभी आप जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अब आपको ग्रुप डी नहीं रहा है, पहले से काफी ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैथ में बात कीजिए तो मैथ में आपका लेवल तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, हार्ड आप नहीं कह सकते। क्योंकि इसमें हर कोई भी एग्जाम हो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन, कुछ लेंदी है कुछ हार्ड मिलेंगे। तो मैथ को आप कहीं से भी कर सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग में अभी क्या चल रहा है, पहले रेलवे रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चंस पुट अप करता था। अभी रेलवे ने थोड़ा बैंक का पैटर्न फॉलो किया है। बैंक में क्या होता है, आपका पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती है। रेलवे ने भी वही पैटर्न इसमें डाला है। लेकिन रेलवे में क्या रहता है, एक क्वेश्चन पे आपको
5 क्वेश्चन क्रिएट करके देता है। अगर आपने एक पजल सॉल्व कर ली तो आपके 5 क्वेश्चन का आंसर आप उसी पजल से दे सकते हैं। एक ही पजल के 5 क्वेश्चन रहते हैं। बट रेलवे अभी ऐसा नहीं करता। रेलवे क्या करता है, एक पजल पर एक ही क्वेश्चन देता है, या कह सकते हैं एक सीटिंग अरेंजमेंट में एक ही क्वेश्चन देता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, अलग से करना है। आप क्या कीजिए, कोई भी यूट्यूब में चैनल ले लीजिए, उससे आपको 100-150 क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर लेना है। इससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, नॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। या कोई भी बुक ले लीजिए, बुक से आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके कोई नियम नहीं रहते हैं। ये आपको जैसा क्वेश्चन बोलता है आपको वैसा करते जाना रहता है। आप वैसा करते रहेंगे, आपका आंसर एट लास्ट में आ जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में क्या है, अभी तक रेलवे जो था कि नॉर्मल करंट अफेयर पूछ लेता था, कि कोई नृत्य पूछ लिया, किसी का जन्म पूछ लिया, कोई बुक पूछ लिया, इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर में ही पूछ लेता था। अभी थोड़ा डीप पूछता है। अभी आपको ज्यादातर डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आपको थोड़ा डाटा बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा इकोनॉमिक को इन्वॉल्व करके डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको इस तरीके से इसको भी तैयारी करके अच्छे से जाना है। अब देखिए मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बताता हूँ, जिससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज, अब जब स्पीड टेस्ट लगाए, जब भी आप स्पीड टेस्ट सॉल्व करें, आपको अपने माइंड को ऐसा सेट करना है, आपको क्वेश्चन स्किप करने हैं, क्वेश्चन आप स्किप करने हैं। आपको ये एबिलिटी अपने अंदर रखना है, आपको ये एबिलिटी अपने अंदर बनानी है। क्वेश्चन स्किप करने की एबिलिटी आपको अपने अंदर लानी है। अब ये क्वेश्चन स्किप क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए जैसे आप फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं, बीच में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा, आपको देखना है 1 से 2 सेकंड 4 सेकंड कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आपको देखने से बहुत बड़ा लैंग्वेज लग रहा है, बहुत आधे पेज में लिखा हुआ है, सॉरी। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को स्किप करना है मार्क करके। आपको अगर टाइम बचाना है तो उस क्वेश्चन को मार्क करके स्किप कर देना है। आपको ये एबिलिटी अपने अंदर लाना है। ये एबिलिटी आप तभी एग्जाम में कर पाएंगे जब आप इसको स्पीड टेस्ट में सॉल्व करेंगे, स्पीड टेस्ट में लागू करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि डाउट है, आपसे नहीं बनेगा या कुछ दिक्कत है, उसको तुरंत 1 से 2 सेकंड में स्किप कर दीजिए मार्क करके। नेक्स्ट आपको टाइम मिलेगा तो देखिए, नहीं टाइम मिलेगा तो जाने दीजिए, उसकी टेंशन मत कीजिए, उसको स्किप कर दीजिए और भूल जाइए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। फिर कोई आपको क्वेश्चन मिले, आपको ऐसा लगा बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपसे पहला टाइप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा लेंथी हो सकता है या हो सकता है ना बने, तो उसको स्किप कीजिए मार्क करके। ये एबिलिटी अपने अंदर लानी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 से 2 सेकंड आपको करना है। ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जब आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। क्या होता है, आप ने क्वेश्चन 1 नंबर से स्पीड टेस्ट या मान लीजिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आपको 4 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पजल का मिल गया, क्या करेंगे, आप एग्जाम में प्रेशर में आ जाएंगे। जाते ही जाते आपको पजल मिल गया, पजल में आप 3 मिनट 2 मिनट लगा दिए, 2 मिनट लगा दिए, 3 मिनट लगा दिए, अब आपको वो पजल नहीं बना, आपका वहीं से पेपर खराब हो जाएगा। आगे भी प्रेशर में आ जाएंगे और यहाँ से प्रेशर, आपका चौथे क्वेश्चन से प्रेशर आपके दिमाग पे पड़ना शुरू हो जाएगा। अब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे डील करना है, इसको डील करने के लिए आपको सीधा सा एक काम करना है, घर से ही दिमाग में सेट करके जाना है कि आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग का कोई भी लेंथी क्वेश्चन है, मैथ का कोई भी लेंथी क्वेश्चन है, उसको छोड़ना है, लास्ट में करना। आपको इनको छोड़ देना है, स्किप करके छोड़ देना है, सीधा स्किप करना और छोड़ देना है। जब आप स्किप करेंगे और छोड़ देंगे, लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास 10 से 15 मिनट आप बचा लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट बचा लेंगे। अब इन 10 से 15 मिनट में आपके पास अगर 3 पजल बच गई, 2 सीटिंग अरेंजमेंट बच गया, तो 5 क्वेश्चन बच गए। अब आपके पास माइंड में प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम पूरा सॉल्व हो चुका है। 4-5 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं जो आपने छोड़े हैं, तो आप इनको आसानी से आराम से करेंगे। मोस्टली आपके चांस भी बढ़ जाएंगे कि क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा और सही सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम टाइम से पहले खत्म करना है और आपको अच्छा खत्म करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है। तो आपको क्वेश्चन स्किपिंग की जो एबिलिटी है वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। बात करेंगे स्पीड टेस्ट का, देखिए स्पीड टेस्ट में क्या रहता है, आपको एटलीस्ट कम से कम 2 प्लेटफॉर्म के स्पीड टेस्ट मारने हैं। आप ज्यादातर लोग टेक्स्ट बुक लगाते हैं, टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप कोई भी एक अदर प्लेटफॉर्म का भी स्पीड टेस्ट परचेज कर लीजिए। कम से कम 2 प्लेटफॉर्म की स्पीड टेस्ट मारिए। टेक्स्ट बुक आप रेगुलर लगाइए, बीच बीच में आपको टाइम मिले, जिस दिन आपको लाइब्रेरी नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, तो आप उस दिन क्लास नहीं लेना, आप उस दिन इधर जो प्लेटफॉर्म का परचेज कर रखा है आप उसका स्पीड टेस्ट भी साथ साथ में लगाइए। जब 2 अलग अलग तरह की स्पीड टेस्ट लगाएंगे तो आपको
अंतर मालूम पड़ेगा। आपको का अगर एग्ज़ाम हॉल में कुछ पैटर्न चेंज करता है, कुछ अदर क्वेश्चन पूछता है, कोई डिफिकल्ट डालता है, तो आप उसमें प्रेशर नहीं फ़ील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में फ़ॉलो करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम को निकालना है, अच्छा स्कोर करना है, तो क्योंकि लास्ट बार देखिए 1,10,000 वैकेंसी थी, तब भी कट ऑफ कम नहीं गया था, अच्छा खासा कट ऑफ गया था। इस बार तो आपका 30,000 के समथिंग वैकेंसी है, तो ये मत सोचिए कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ आपका अच्छा खासा जाने वाला है। आप अगर एवरेज कट ऑफ रखें तो 70 से 75 तक आपका जनरल का रहेगा ही रहेगा। इसके बाद कह लें आपका 70-73 तक आपका ओबीसी ऐसा ही रहेगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। आप इससे कम की उम्मीद मत कीजिए, अब इससे ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ कम जाएगा, आपको देखना है, आपको एनालाइज़ करना है खुद को कि आप कहाँ से क्या करना है। अब देखिए पढ़ने की बात करें कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है? जो भी नोट्स बनाए हैं, अब आपको क्या करना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि 17-18 दिन में आप अलग से क्या पढ़ लेंगे? आपको आपको करना क्या है? जैसे आपको मैथ है, तो मैथ में कुछ टॉपिक को जो आपके कमज़ोर है, आपको खुद पता होगा क्या कमज़ोर है। जैसे आपका हो गया स्टैटिक्स हो गया, ठीक है? जो आपका बहुलक हो गया, माध्यिका हो गई, इनके 1-2 क्वेश्चन पहले पूछता है। वैसे फ़ॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले इसके कुछ क्वेश्चन्स को लगा लेना है या फ़ॉर्मूलों को रिवाइज़ कर लेना है। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के 5-6 क्वेश्चन आपका पहले पूछता है, तो आपको नंबर सिस्टम को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के 5-6 क्वेश्चन पूछता है या प्रॉफिट लॉस सब इसी से मिला के होता है, थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस कर लेना है। एवरेज का हो गया, एवरेज का 2-3 क्वेश्चन पूछता है, तो हल्का-फुल्का प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरीके से आपको हल्का-फुल्का इसका प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया, तो मेंसुरेशन का कुछ आपका आयतन निकालने को हो गया, क्षेत्रफल निकालने को हो गया, तो उनके फ़ॉर्मूले देख लेने हैं, आपको इतना मैथ में कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, आपका उसमें रिवीजन होता रहेगा, होता रहेगा। इस अगर रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग में आपको जैसे हो गया कैलेंडर कैलेंडर हो गया, ठीक है? उसके बाद कथन निष्कर्ष हो गया, इनका थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाती हैं। कैलेंडर आप पढ़ो आज, 10 दिन बाद आप भूल जाएँगे। इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जो चीज़ें एग्ज़ाम हॉल की पहले रिवाइज़ करनी रहती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ करंट अफ़ेयर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो इनमें क्या हुआ, जैसे इनमें हो गया कोई गायक है, किस घराने से संबंधित है, इस तरीके से आपको इनका रिवीजन कर लेना है। और अगर यहाँ पे साइंस की बात करें, तो आपको साइंस के जो आपके नोट्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करना है और कुछ नहीं करना। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। ज़्यादा फ़ास्ट रिवीजन के लिए आपको यूट्यूब में कई सारी मैराथन मिल जाएँगी, 1-1, 2-2 घंटे की, उनको टाइम निकाल-निकाल के देख लीजिए। जो भी देखिए करंट अफ़ेयर्स के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने यूट्यूब से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उसके साथ-साथ अब आपको 17-18 दिन में एक बुक परचेज़ कर लेनी है। कोई भी आप बुक परचेज़ कर लीजिए, स्पीडी की हो गई, उत्कर्ष की हो गई, जो आप बुक अच्छी लगे आप परचेज़ कर लीजिए 1 ईयर की। और उस बुक को, छोटी-सी बुक रहती है, आप 17-18 दिन में चाहें तो पढ़ सकते हैं। चाहे तो अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब बुक को ज़रूर पढ़ डालिए, एक बार रिवीजन कर डालिए, पीछे जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। आपका 101% सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो। अब ये मत कहिएगा कि आपने अभी 10 दिन या 2 महीने पहले, 4 महीने पहले पढ़ाई शुरू की, आपका पेपर निकल जाए। पेपर तो आजकल 4-4, 5-5 साल पढ़ने पे भी नहीं निकलता है। तो आप अगर पहले से तैयारी अच्छी कर रखे हैं, तो इन टिप्स को फ़ॉलो कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आगे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या कुछ भी जॉइन कर सकते हैं, जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।